हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 का करने वाले हैं। और वो ऐसा है ना, अभी आपको सिलेबस में दिखाएंगे, वो कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता है। मैं उसको पढ़ाऊंगा जो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिलेबस के किस सेक्शन पे। तो चलिए मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स, अधिकतर क्या होता है, बच्चे सारे यूनिट को पढ़ लेते हैं और उसी में से कुछ चीजें उसको मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती है और इसको अलग से नहीं पढ़ते। आज हम लोग इसी को देखेंगे। भारतवर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांता, ठीक है, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, इन सभी टर्म्स को देखेंगे और एक भी टर्म्स को नहीं छोड़ेंगे। यहां अगर आप कर लिए ना तो डायरेक्ट आपको 5 प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, 5 प्रश्न हर साल यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करते हैं क्योंकि वो इसकी अलग से तैयारी नहीं करते, वो सीधे मेन स्ट्रीम पे चले जाते हैं, इसको पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग इसको करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस में स्टार्ट कर। सबसे पहले क्या है, भारतवर्ष। ठीक है, एक एक करके सभी आइडिया जो टर्म्स को हम लोग समझ लेंगे ताकि यहाँ जो 5 प्रश्न बनता है ना, उसमें आपकी पकड़ पूरी तरह मजबूत हो। और शानदार नोट्स आपके लिए पूरा डिटेल में, ये नहीं कि सिर्फ टर्म्स को समझाया गया, पूरा डिटेल में, है ना। एक लाइन में भी, 2 लाइन में भी समझा सकते हैं इसको, लेकिन हमने पूरा डिटेल नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया है ताकि जो भी प्रश्न आए आप उसको यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही है। तो देखिए आज भारतवर्ष के बारे में जाने, क्योंकि भारतवर्ष जो वर्ड है इसके पीछे क्या है। तो देखिए भारतवर्ष का जो शाब्दिक अर्थ है और पौराणिक जो संदर्भ उसको देखेंगे। सबसे पहले इसका उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है। भारतवर्ष शब्द का क्या अर्थ है, भरतों का देश। यह किसका देश है, भरतों का देश है। और ये भरत कौन थे, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का, ये कह सकते हैं, पुत्र थे। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के ये पुत्र थे। हालांकि कुछ जैन ग्रंथ क्या कहते हैं, ये तो हो गया पौराणिक कथा, जबकि जैन ग्रंथ के अनुसार, याद रखिएगा किसके अनुसार, जैन ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था, इसीलिए इसका नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। तो अलग अलग धर्म अपना दावा करता है, लेकिन हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सही क्या है। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से सबसे पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत का नाम क्यों पड़ा, तो ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पर पड़ा है। जैन ग्रंथ क्या कहता है कि ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उसके पुत्र के नाम पर पड़ा है। इसी प्रकार विष्णु पुराण, विष्णु पुराण का एक श्लोक है जो भारत की भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट वर्णन करता है। तो कौन सा पुराण भारत के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है कि आखिर भारत है कौन। कहा गया है, ठीक है, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तदंग भरतंग नाम भारतीयत्र संतति। यानी अर्थ हो गया, जो समुद्र के उत्तर में, यानी हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, वह देश भारतवर्ष है। वहां की संतानें भारती कहलाती है। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, विष्णु पुराण। क्वेश्चन ये भी आता है कौन सा पुराण भारत की प्राचीन भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है, तो विष्णु पुराण याद रखिएगा। इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जो भी कहीं वर्णन है उसमें क्या कहा गया समझिए। अब इसके भौगोलिक विस्तार को हम लोग समझेंगे। भौगोलिक विस्तार के बारे में, इसको भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा गया है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अशोक के अभिलेख पे उठा लीजिए, अशोक के अभिलेख में भारत का नाम जम्बू द्वीप लिखा गया है, जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर अशोक के अभिलेख के अलावे अगर कोई अभिलेख देखेंगे, वह हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख भी पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख करता है। भारतवर्ष शब्द की जगह हालांकि इसने भरतवास का है, भरतवास।
मैंने भरत का रहने वाला जगह, भरतवास इसको उस अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जिसका जो भौगोलिक सीमा दिया गया है वो प्रमाणित करता है ये भारत के बारे में लिख रहा है। अब राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता थी यहाँ पर निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, प्राचीन विचारकों ने कहा है यह चक्रवर्ती राजाओं का देश था। और चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? जो पूरा हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी हर कह सकते सीमांकन पे पूरा अखिल भारतीय उनका साम्राज्य हो, हिमालय से कन्याकुमारी तक उसके शासन का विस्तार हो, ऐसे शासक को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती शासक। और कहा जाता है प्राचीन भारत में चक्रवर्ती शासकों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट में ये चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप मिलता है, ये कहाँ मिलता है? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप नाम कहाँ मिलता है? हम लोगों ने देखा कि अशोक के अभिलेखों में। आखिर जम्बूद्वीप है क्या? 7 महाद्वीप है, उसी में से एक महाद्वीप को जम्बूद्वीप कहा गया है और भारतवर्ष इसी में स्थित माना गया है। ये अशोक के अभिलेख कहता है कि जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप कौन है? 7 महाद्वीपों में दुनिया बटी है, उसी में से एक महाद्वीप है जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के बीच में भारत है, उसके केंद्र में भारत है। एक टर्म मिलता है भारतवर्ष से जो आर्यावर्त, तो यानी विंध्य पर्वत से जो उत्तर का क्षेत्र है और हिमालय के बीच का क्षेत्र, यानी हिमालय से नीचे और विंध्य पर्वत के ऊपर का जो बीच का इलाका है, यानी उत्तर भारत का वह क्षेत्र जहां आर्य लोग निवास करते थे, उसी को कहते हैं आर्यावर्त। उत्तर में हिमालय से लेकर मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक का जो विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आर्यावर्त। इसी प्रकार दक्षिणापथ भी आपको समझना होगा, तो विंध्य पर्वत के दक्षिण का जो क्षेत्र है भारत का, उसको कहते हैं दक्षिणापथ। सप्त सिंधु नाम से स्पष्ट है, 7 सप्त का वह 7, तो ऋग्वेदिक काल में 7 नदियों का क्षेत्र जहां प्रारंभिक रूप से आर्य बसे थे उत्तर भारत में, उसी को कहते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र। 7 नदियों के क्षेत्र को उत्तर भारत के जहां पर आर्य पहली बार आके बसे थे सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। चक्रवर्ती का हमने पहले ही कॉन्सेप्ट समझ लिया है, वह सम्राट जिसकी सत्ता चारों दिशाओं में फैली हो, जिसका रथ बिना किसी बाधा के चलता हो। जब उसका साम्राज्य चारों दिशाओं में है तो किसकी मजाल जो उसके रथ को कोई छू दे, तो वैसे शासक को चक्रवर्ती शासक कहा जाता था। और कहा जाता प्राचीन काल में भारत में चक्रवर्ती राजाओं का शासन था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? किस पुराण में भारत की भौगोलिक सीमा बताई गई है? अभी हमने देखा कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। अभिलेखीय साक्ष्य, यानी भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में? भारतवर्ष, यानी हालांकि भारत वर्ष था वहां पे, लेकिन उसको भारतवर्ष माना जाता है। तो भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख किसका था? कलिंग नरेश खारवेल का। उसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। अशोक के अभिलेख में क्या है? जम्बूद्वीप है। विदेशी नाम, विदेशी इसको क्या नाम से बोलते हैं? यूनानी जो बोलते हैं ना, यूनानी इसको इंडिया बोलते हैं, और जो ईरानी थे वो इसको हिंदू बोलते हैं, ठीक है। हिंदू से बाद में क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। ये पहला टर्म हमने देखा भारतवर्ष का। इसके बाद जब आप सिलेबस में जाइएगा, अब मिलेगा दूसरा जो कॉन्सेप्ट का चीज मिलेगा, वो है सभा और समिति। तो सभा और समिति के बारे में जानेंगे, यह क्या था। देखिए, सभा और समिति ऋग्वैदिक काल की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। ऋग्वैदिक काल की, कब की? ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण संस्था थी। और यहाँ पर जो कह सकते कि दोनों का स्वरूप में थोड़ा थोड़ा अंतर था। ऋग्वैदिक काल में एक्चुअली ये संस्था इसलिए बनी थी कि राजतंत्र था, लेकिन जो राजा थे ना वह निरंकुश ना हो, उस पर अंकुश लगाया जा सके, इसीलिए इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया था। एक था सभा, एक था समिति, और एक प्राचीन संस्था अन्य भी मिलती है, विद्वत जिसका नाम है। ये सभी संस्थाएं राजा पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से क्या करता था? नियंत्रण रखने का काम करते थे, ताकि राजा निरंकुश ना हो। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में सभा और समिति का वर्णन है, और जहां सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आपको पता है बाद में उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति हो गए थे। तो सभा और समिति को तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है?
यह प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अब चलिए सभा के बारे में जानते हैं। दोनों के बारे में पूरा कह सकते हैं अच्छे से हम लोग देखते हैं सभा क्या है, फिर देखेंगे समिति क्या है, दोनों को समझ लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाइए। सभा, इसका स्वरूप क्या था? यह समाज के वृद्ध, अनुभवी और कुलीन लोगों की संस्था थी। यानी सभा का मेंबर कौन होता था? गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था, वृद्ध होता था, अनुभवी होता था, वो इसका मेंबर था। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य न्यायिक और परामर्शकारी था। यह विवादों का निपटारा करती थी और राजा को सलाह देती थी। यानी सभा में कौन लोग आते थे? जो वृद्ध थे, अनुभवी थे और बड़े सम्भ्रांत यानी कुलीन परिवार से आते थे। इसका कार्य क्या था? न्यायिक कार्य था, न्याय से जुड़ा हुआ, जस्टिस। और दूसरा परामर्शकारी, किसी मुद्दे पर राजा को सलाह देते थे। इसके सदस्य कौन होते थे? यहाँ पे पहले ही कहा, इसके सदस्य वृद्ध लोग होते थे। यानी इसके सदस्य कौन थे? वृद्ध और समाज के संभ्रांत लोग, कुलीन परिवार के लोग। इसके सदस्यों को, सभा के सदस्यों को हम लोग एक वर्ड से संबोधित करते थे, सभी। ऋग्वेद के अनुसार इसमें महिलाओं को भी जाने की, भागीदारी करने की अनुमति थी, है ना। हालांकि बाद में यह बंद हो गई। जो महिलाएं भाग लेती थी उसको सभावती कहते थे। आधुनिक काल में इसकी तुलना हमारे अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा से की जाती है। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा में कौन अधिकतर वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, जिसको कि अप्रत्यक्ष तरीके से, है ना, चुन लिया जाता है और वो राज्यसभा कभी भंग भी नहीं होती है। तो राज्यसभा से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। राज्यसभा से किसकी तुलना होती है? सभा की। अब चलिए समिति के बारे में जानते हैं। समिति क्या था, इसका क्या काम था? यह एक आम जनसभा थी, इसको नेशनल असेंबली कहते हैं। यानी आम जनता की यह सभा थी। इसमें कबीला या जो विश्व था उसके सभी लोग भाग लेते थे। सभी लोग यानी सभी वे लोग, मतलब सभी वयस्क लोग, है ना। और इसका मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना था। यानी यह एक राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। राजा का चुनाव करती थी, उससे हटा भी सकती थी और नीतिगत मामलों और युद्ध शांति जैसे विषयों पर चर्चा इसके साथ मिलकर राजा को करना होता था। समिति के जो अध्यक्ष थे उसको ईशान कहा जाता था। इसकी तुलना वर्तमान लोकसभा से की जाती है और ये पावरफुल था। सभा और समिति में ज्यादा पावरफुल कौन था? समिति, क्योंकि यह आम जनता की सभा थी, इसीलिए इसको लोकसभा बोलते हैं। अभी लोकसभा या राज्यसभा पूछा, शक्तिशाली कौन है? तो लोकसभा है, क्योंकि वो आम जनता की सभा है। तो वही यहाँ पर समिति का कार्य था और इसका कार्य क्या था? राजनीतिक था, ठीक है। राजा पर नियंत्रण रखना इसका मुख्य था। दोनों को तुलना करते हैं, ठीक है। दोनों को यहाँ पे एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों में बेसिक क्या डिफरेंसेस वो पता चलेगा। तो सबसे पहले सदस्य तो सभा का सदस्य कौन होगा? कुलीन व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और कोई स्पेशल व्यक्ति। सभा में जो भी होगा, कौन कौन बनेगा सभा का मेंबर? कुलीन, समाज का जो बड़ा आदमी है, रईस परिवार है, वृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति, और जो समाज का स्पेशल व्यक्ति है वो इसका मेंबर बनेगा सभा का। समिति में जन साधारण यानी पूरा हर कोई। अब देखिए सभा में जब विशिष्ट कुलीन लोग रहेंगे तो उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। यह छोटा था और विशिष्ट संस्थान था। जबकि समिति का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, व्यापक, क्योंकि सभी जनता इसके मेंबर होते थे। मुख्य कार्य सभा का क्या था? न्याय करना, यानी न्याय संबंधी कार्य था सभा का। जबकि राजा का चुनाव और नीति निर्धारण यानी राजनीतिक काम करती थी समिति। क्लियर है? अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, न तोड़ा जाने वाला कहा गया है। जिस प्रकार राज्यसभा कभी नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार अथर्ववेद में कहा गया है सभा कभी नष्ट नहीं होती है, सभा को नरिष्ठा कहा गया, यानी न तोड़ा जाने वाला संकल्प। और समिति क्या हो गया? इसे सामूहिक विचार विमर्श का केंद्र माना गया है, ठीक है। समिति को सामूहिक विचार विमर्श का केंद्र माना गया है। तो सभा और समिति से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक संस्था और भी मिलती है विद्वत, उसके बारे में जान लीजिए। सभा समिति का ही आपका सिलेबस में, लेकिन विद्वत का भी कहीं कहीं नाम मिलता है। तो विद्वत क्या था? यह ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी। यह सभा और समिति से भी पुराना था। हालांकि बाद में इसका अस्तित्व खत्म हो गया, इसलिए हम लोग ज्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं। सबसे प्राचीन पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। अब गण क्या था? यह एक सैन्य टुकड़ी या कुलीन वर्ग की
परिषद के रूप में जानी जाती थी, जिसका प्रमुख गणपति या ज्येष्ठक कहलाता था। गण क्या होता था? एक सेना का टुकड़ी के नाम रूप में भी इसको याद किया जाता है। और दूसरा कुलीन वर्ग की एक परिषद थी, उसको भी गण कहा जाता था। इसके हेड को गणपति या ज्येष्ठक कहते थे। अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें उसको देख लीजिए। ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है ना, सभा का उल्लेख वहां पर है। तो सभा का उल्लेख कितना बार है ये पूछा। सभा का उल्लेख 8 बार है। समिति का उल्लेख 9 बार है। ज्यादा बार किसका है? 9 बार है समिति का। परिवर्तन क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड आते आते सभा और समिति का महत्व कम हो गया, राजा निरंकुश होता गया। और यहाँ गुडविल का नाम याद रखिएगा, लुडविग। लुडविग महोदय ने ही, आप लुडविग महोदय ने जो सभा है इसकी तुलना अपर हाउस यानी राज्यसभा से, और जो समिति है इसकी तुलना लोअर हाउस यानी लोकसभा से की है। तो किस विद्वान ने कहा है कि सभा राज्यसभा के बराबर थी और जो समिति थी वह लोकसभा के बराबर थी? ये लुडविग महोदय ने कहा है, याद रखिएगा, लुडविग ने। चलिए और एक कॉन्सेप्ट को याद देखते हैं हम लोग आज। और एक कॉन्सेप्ट क्या है? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम क्या है इसको आज हम लोग देखेंगे। और देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट हमने छोटा भी नहीं, सबको डिटेल किया है ताकि जो भी प्रश्न आए आप उसको कर पाइएगा। इतिहास में हमारा वर्णाश्रम का जो अवधारणा है ना, वह काफी इंपॉर्टेंट बना है। यह 2 चीजों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस आश्रम। वर्ण आप समझ रहे हैं, सामाजिक स्त्रीकरण, समाज का जो विभाजन किया गया है। और आश्रम या आश्रय यानी व्यक्ति के जीवन का जो स्टेप है ना, चरण है, उसको कहा गया है आपका आश्रय या आश्रम। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में पहली बार इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार उसका जो पुरुष सूक्त है वहां पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो भारत में वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहा? 10वां मंडल में कहा? पुरुष सूक्त में। यहाँ 4 जातियों का, 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके उत्पत्ति का भी सिद्धांत दिया गया है कि आदि पुरुष जो ब्रह्मा है, मुख से निकले ब्राह्मण, भुजाओं से यहाँ से क्षत्रिय, जांग से कौन हुए? वैश्य, और पैर से निकले शूद्र। शूद्र कहाँ से निकले? पैर से, इसीलिए उसका स्थान भी पैरों में है। उसको समाज का सबसे निचला वर्ग माना गया, सबसे हीन वर्ग माना गया। देखिए ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था था वो किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था। उसमें जटिलताएं नहीं थी। आप अगर शूद्र में पैदा हुए, अगर आपका कर्म ब्राह्मण वाला है तो आप ब्राह्मण बन जाइएगा। लेकिन अगर आप ब्राह्मण वर्ग में घर में पैदा हुए हैं और आपका कर्म अगर शूद्र वाला है, आप फिर शूद्र भी बन जाइएगा। यानी ये लचीला व्यवस्था था, ठीक है, जन्म के आधार पर नहीं था, ये कर्म के आधार पर था। हालांकि बाद में यह जन्म के आधार पर हो गया। इसमें से द्विज एक वर्ड आता है, द्विज। तो जो ऊपर के 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन तीनों को द्विज कहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या बोलते हैं? द्विज। यानी इसका 2 बार जन्म होता था। इसको उपनयन संस्कार का अधिकार था। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, जबकि शूद्र को यह अधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है, तो क्लियर है। अब हम लोग और भी अलग डिटेल में आश्रम व्यवस्था को समझ लेते हैं। ये तो पूरा वर्ण व्यवस्था को हम लोग देख रहे थे। आश्रम व्यवस्था में जैसे ना जीवन का स्तर बांट दिया गया है। एक आइडियल माना गया है कि व्यक्ति 100 साल तक जिंदा रहेगा। उसमें लोग रहते भी थे, 100 से प्लस रहते थे। 100 वर्ष का माना गया है। 25-25 वर्ष के 4 चरणों में इसको बांट दिया गया है। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष को ब्रह्मचार्य कहा गया है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। ठीक है, यानी 25-25 का ये अलग अलग स्तर बांट दिया है। तो ब्रह्मचर्य में क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करना है, ठीक है, संयमित जीवन बिताना है। और इसकी संस्कार, इसमें एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार कब होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 के पहले। 25 जैसे ही पास करेगा वो चल जाएगा गृहस्थ आश्रम में, जहां पे वह विवाह करेगा, संतान की उत्पत्ति करेगा और समाज के लिए जो कर्तव्य होगा उस कर्तव्य को वह करेगा। और इसको सबसे मेन आश्रम माना है, गृहस्थ आश्रम को।
ठीक है। गृहस्थ आश्रम को सबसे मेन, यही गृहस्थ आश्रम के दम पर आपका आगे का वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास का आश्रम टिकेगा। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सांसारिक मोह माया को धीरे धीरे छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना और समाज को सलाह देना ही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। और संन्यास में क्या, पूरी तरह छोड़ देगा, है ना, सब कुछ छोड़ देगा, पूर्णतः त्याग, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की साधना में लीन हो जाएगा। इसको कहते हैं संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम से जुड़ा हुआ, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अब देखिए आश्रम का सबसे पहली बार उल्लेख पूछा जाएगा। ये जो 4 आश्रम हम लोग देखे, इसका पहली बार उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। कौन सा उपनिषद में? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जवालोपनिषद में मिला है। तो किस उपनिषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है? तो जवालोपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में भी है, लेकिन यहाँ पर केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। यहाँ पर संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं है, ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ और वानप्रस्थ है। तो जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है और छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति और अन्य जो धर्मशास्त्र है वहां पे वर्णाश्रम धर्म का कठोर नियम और वर्ण संकर जाति का चर्चा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, जबकि आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार करना है, ताकि आप उम्र के अनुसार अपने दायित्वों को निभाएं। उम्र के अनुसार आपके दायित्व को यहाँ पर एक प्रकार से निर्धारित कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की चीजें उसको समझेंगे। धर्मशास्त्र ये क्या है? वे ग्रंथ जो सामाजिक नियमों और वर्णाश्रम का विधान करते हैं कि हमारा समाज का नियम कैसा होगा, वर्णाश्रम किस प्रकार पालन होना चाहिए, इसको जो बताता है ना, वही हमारा धर्मशास्त्र है। अपात्र क्या हो गया? वह व्यक्ति जो आश्रम के नियमों का पालन न करे, किसी को पालन करने का अधिकार जब नहीं होता था उसी को बोलता अपात्र। वर्ण संकर क्या हुआ? विभिन्न वर्णों के बीच विवाह। मान लिया ब्राह्मण के बीच विवाह, कोई बात नहीं, अब एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच विवाह हुआ, उसका जो बच्चा होगा वो वर्ण संकर कहलाएगा। ठीक है, अब क्षत्रिय और शूद्र के बच्चे का विवाह हुआ, एक क्षत्रिय लड़का शूद्र लड़की, उससे जो बच्चा होगा वर्ण संकर होगा। यानी विभिन्न वर्णों के बीच विवाह से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर बोलते थे। मोक्ष क्या हुआ? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, जो संन्यास आश्रम का अंतिम लक्ष्य है। तो मोक्ष किस आश्रम का उल्लेख है? तो संन्यास आश्रम का। ठीक है, मोक्ष कहाँ का उल्लेख है? संन्यास आश्रम का। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोक्ष। तो ये जो 3 टर्म थे आज हमने देखा, इन तीनों टर्मों के बारे में। इसी प्रकार पूरा जितने भी टर्म है सिलेबस में, जितना भी टर्म है सभी को हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका गोल मिशन जेआरएफ है तो, और आपका विषय अगर इतिहास है तो आज ही हमसे जुड़े। ठीक है, आज ही आपको हमसे जुड़ना है। और क्योंकि क्लासेस अब स्टार्ट हो गए, टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी। आप भी चाहते हैं सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाए, तो यहाँ पर देख लीजिए जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सभी का हम लोग यहाँ पर डिटेल क्लासेस में ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आए आपसे छूटे नहीं। और साथियों एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना है। और अगर ये आपको नोट्स चाहिए, जो नोट्स अभी हम लोग देख रहे हैं ना, वो नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, वो नोट्स अगर चाहिए, किस नोट्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका नोट्स चाहिए, पूरे सिलेबस का नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होगा, एक नंबर दे रहा उस पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर है, वहां पे कॉल कर लीजिएगा, वहां पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। किस प्रकार डाउनलोड करना है, किस प्रकार नोट्स प्राप्त करना है, किस प्रकार वीडियो लेक्चर प्राप्त करना है, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू आप सभी काम से जुड़ने के लिए, दिल से आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत,